Hello, all my dear students. I hope that you are safe at your home. And this is Harish Kumbar present in this online class. And today in this class, I am here to make you understand some important facts about non-finite verbs. Up to now, you must have listened verbs, the third form of verbs, first form, second form, third form, ing form, and s or es form. But what are finite verbs? It must be a question in your mind. आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता होगा कि ये फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. So my dear students, today you will understand finite verbs. So without wasting any time, we move to the class and get ready with your notebooks and pen to note down the important things. So dear students, what is the non-finite verbs? Non-finite verbs have the same verb whatever be the subject in a sentence. It means non-finite verbs ऐसी verbs होती हैं जो सेम रहती हैं, हमेशा सेम रहती है, उसका कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होता, जो जैसी है वैसी ही रहेगी. whatever be the subject, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सेंटेंस में. अंडरस्टैंड, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी टेंस हो, इसका उस वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमेशा सेम रहती हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ और किसी भी टेंस के साथ लग सकती हैं, वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं. तो दीज आर नॉन फाइनाइट्स. सपोज करो कि अगर एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, राम इज़ गोइंग, यहाँ पर ये सेंटेंस है. अंडरस्टैंड. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अब गोइंग जो वर्ब है वो वी के साथ भी लग सकता है, वी आर गोइंग हो जाएगा, है ना, वी आर गोइंग हो जाएगा. और कोई दूसरा सेंटेंस होगा, राम वॉज गोइंग, वॉज गोइंग भी हो जाएगा, तब भी ये सेम है. अंडरस्टूड. जैसे हमने कहा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं जो हर टेंस में और हर सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती हैं, वो होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब आपको यहाँ लग रहा है कि राम के साथ भी यूज़ हो गया, वी के साथ भी यूज़ हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ हुआ और पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ हुआ. बट ये कंटिन्यूस में तो यूज़ हो रहा है, क्या ये सभी टेंसेस में यूज हो सकता है? क्या ये पास्ट के इंडेफिनिट में या फिर फ्यूचर के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आईएनजी फॉर्म यूज हो सकती है क्या? नहीं. बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज who can be used with all kind of subjects and in all kind of tenses, जो हर सब्जेक्ट के साथ हर टेंस में यूज हो सकती है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. इज दैट क्लियर? एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड to kinds of non-finites. How many kinds are there? 3 kinds: the infinitive, the participle, and the gerund. Infinitive, participle, and gerund. These are the 3 kinds of non-finites. So these are the 3 kinds: the infinitive, participles, and gerund. And I hope that you have learnt about the participles. Participles आपने ज़रूर पढ़े होंगे, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा. बट नाउ वी विल लुक एट द इन्फिनेटिव. व्हाट इज द इन्फिनेटिव? द इन्फिनेटिव इज द फर्स्ट प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब के पार्ट का जो सबसे पहला प्रिंसिपल पार्ट है किसी भी वर्ब का, जो पहला मुख्य हिस्सा है, उसे ही इन्फिनेटिव बोलते हैं.
It is usually introduced by to, but there are infinitives which are used without to also. इन्फिनेटिव जो होता है वो जनरली टू से स्टार्ट होता है, लाइक टू डांस, टू सिंग, टू राइट, लाइक दिस, टू गो। इन्फिनेटिव के लास्ट में अगर हिंदी में, बिकॉज वी आर हिंदी स्पीकर्स and for us it is to understand like in this manner, when we speak Hindi and at the last of the verb the word comes na, like नाचना, जाना, खेलना, पीना, नहाना, घूमना। लास्ट में जो ना वर्ड आता है ना ना लेटर जो आता है वो इसी की वजह से आता है, टू की वजह से। I want to dance. What will be the meaning? I want to dance. मैं नाचना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? नाचना। तो यहाँ पर नाच के लास्ट में जो क्या आया? ना आया, नाचना। अंडरस्टैंड? इसलिए ये टू लगा हुआ। आई एम एबल टू सिंग। आई एम एबल टू सिंग। व्हाट विल बी द मीनिंग? मैं गाने में सक्षम हूँ। किसमें? गाने में। क्या ये हो सकता है मैं गाता में सक्षम हूँ, मैं गीत में सक्षम हूँ? गाने में लास्ट में ने आ गया। अंडरस्टूड? ना, नी, ने ऐसे लेटर्स आते हैं किसकी वजह से? इन्फिनेटिव्स की वजह से। बिगिनिंग में टू लगा होता है, टू डांस, टू गो, टू रोम। अंडरस्टैंड? लाइक दिस। एंड हियर इट इज ऑल्सो एन इन्फिनेटिव। इट इज ऑल्सो एन इन्फिनेटिव, बट दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। इसमें लिखा हुआ है ना, इनको हम बेयर इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। ये टू इन्फिनेटिव्स हैं, दीज आर टू इन्फिनेटिव्स एंड दीज आर बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर मीन्स जिसमें से हटा दिया गया हो, टू लगा हुआ नहीं है। आई मेड हिम डांस मीन्स मैंने उसे नचाया या नाचने पर मजबूर कर दिया। आई कुड डांस, मैं नाच सका। देखिए यहाँ पर लास्ट में ना नहीं आ रहा है, जो लास्ट में जैसे हमने नाचना, खेलना, कूदना ऐसा कहा था, इसमें नहीं आ रहा है बिकॉज इसमें टू लगा हुआ नहीं है। आई मेड हिम डांस, मैंने उसे नचाया। क्या आया? नचाया, लास्ट में यह आ गया। आई कुड डांस, मैं नाच सका। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस हैं, देखिए सब्जेक्ट तो सब में आई ही लगा हुआ है, सब्जेक्ट तो सब में आई है, बट टेंस की तरफ देखिए, यहाँ ये भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, बट यहाँ दोनों में पास्ट है। लेकिन इन्फिनेटिव्स हैं, सब में एक जैसे यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर आई वॉन्ट टू डांस है, आई वॉन्टेड टू डांस भी हो सकता है, ही वॉन्टेड टू डांस भी हो सकता है कि नहीं? ही वॉन्टेड टू डांस, वो नाचना चाहता था। एंड ही विल वॉन्ट टू डांस, वो नाचना चाहेगा। तो टेंसेज और हर सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, हर सेंटेंस में और हर सब्जेक्ट के साथ, इसीलिए हम उनको नॉन फाइनाइट्स बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट्स का ये फर्स्ट पार्ट है, द इन्फिनेटिव्स। क्लियर? नाउ रीड हियर। इन द फर्स्ट टू सेंटेंसेस द इन्फिनेटिव्स एंड इटैलिक्स। इटैलिक्स यानी ये टू डांस, टू सिंग, डांस, डांस, ये जो इटैलिक्स में लिखे हुए हैं are used with to. These are called two infinitives. In the last two sentences, the infinitives are used without to. These are called bare infinitives. मैंने कहा था कि इनको हम दोनों को बोलते हैं two infinitives और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? bare infinitives. bare मतलब हम कोई चीज़ हटा देते हैं, जैसे सिर पे से हमने अगर कैप हटा दिया तो bare head हो गया, bare headed। अगर हमने पैरों में से स्लीपर्स या शूज़ हटा दिए तो क्या हो जाएगा? bare foot। तो इस तरह से ये बेयर इन्फिनेटिव्स है जिसमें से टू हटा दिया गया है। क्लियर? एंड नाउ वी लुक एट द यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव्स? व्हाट आर द यूजेस? सो दे कैन बी यूज्ड इन सच अ मैनर। बहुत से रूप में वो यूज किए जा सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट,
किसी भी रूप में यूज हो सकता है। सो द इन्फिनेटिव्स मे बी यूज्ड फर्स्ट नंबर एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसको हम किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है इज ही तो यहाँ पर वर्ब है। अंडरस्टूड। टू एयर इज ह्यूमन मीन्स गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। यहाँ पर ये जो लगा हुआ टू एयर, ये आपका इन्फिनेटिव है। टू सी, गलती करना, क्या है लास्ट में? ना। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। टू सी इज टू बिलीव, देखना ही बिलीव करना है, देखना ही विश्वास करना है। तो इसमें क्या है? देखना। अंडरस्टूड। तो इनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और इसी तरह हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया हुआ देखा है, आई वॉन्ट टू डांस एंड आई एम एबल टू सिंग, यहाँ पर भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। और इसके मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ब्रेव मैन डू नॉट फियर टू डाई, यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। बहादुर लोग मरने से नहीं डरते, क्या आया लास्ट में? मरने। जो इसका मीनिंग आया क्या है? मरने, मरने से नहीं डरते। आई लव टू हैव अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, यानी मुझे मॉर्निंग में चाय पीना पसंद है। अंडरस्टैंड? पीना, चाय लेना या चाय पीना पसंद है। तो यहाँ पर ये लव वर्ब है एंड टू हैव यहाँ पर क्या आ गया? इन्फिनेटिव। वर्ब के बाद में है, इसीलिए अब इसको हमने ऑब्जेक्ट बोला है। और यहाँ पर ये है फियर, ये वर्ब है और इसलिए बाद में है, तो ये ऑब्जेक्ट है। गॉट इट? एज अ सब्जेक्ट and as an object, and now as a complement. And now what is a complement? Complement is a word without which the meaning of a sentence cannot be cleared. Complement ऐसा वर्ड है जिसको हम सेंटेंस में बिना लगाए सेंटेंस का मीनिंग नहीं क्लियर कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट के विदाउट हम मीनिंग क्लियर कर सकते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, ये सेंटेंस है, आई एम रीडिंग, आई है सब्जेक्ट, एम है वर्ब, रीडिंग भी वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मीनिंग इसका क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट में, हर ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज, हर ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज। अब आपसे कोई यही बोले कि उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है, क्या इच्छा है? उसकी इच्छा है गाने की। अब हमने टू सिंग इसमें लगा दिया, तब जाकर इसका मीनिंग कंप्लीट हुआ है। और अगर सिर्फ आप इतना ही गाएंगे, इसको हटा दीजिए, इतना ही आप बोलेंगे, तो क्या इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा? हर ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज़, उसकी सबसे बड़ी इच्छा है, उसकी सबसे बड़ी इच्छा है, आप यही बोलते फिरेंगे तो क्या आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा? और जस्ट लाइक दैट, अगर आप यहाँ पर ये प्ले वर्ब यहाँ से हटा देंगे, ये ठीक है, यहाँ से ये वर्ब हट गया। ही सीम्स टू वेल, ही सीम्स टू वेल, क्या मीनिंग निकल रहा है? लेकिन अगर हम यहाँ पर इन वर्ड्स को जोड़ देंगे तो मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ही सीम्स टू प्ले वेल, यानी वो अच्छा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हम जिन वर्ड्स को ऐड करते हैं वही कंप्लीमेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट इज अनदर थिंग, ऑब्जेक्ट के बिना मीनिंग कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन विदाउट कॉम्प्लीमेंट कभी पूरा नहीं होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सम मोर यूजेस। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, हम किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन है वो टू है और गो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ हुआ है।
टू गो यहाँ पर पूरा इन्फिनेटिव नहीं है, सिर्फ गो वर्ड है यहाँ पर, गो जो वर्ब है वही है। टू एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। ही हैड नो अल्टरनेटिव बट टू यील्ड। यील्ड यहाँ पर यूज किया गया है किसके बाद? टू के बाद। टू क्या है? प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट द एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता क्या है, शायद बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम होगा। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिटीज को शो करे, ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन प्लस इन्फिनेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। कॉज क्या है यहाँ पर? एक रीजन है। कॉज यहाँ पर एक नाउन है और टू रिपेंट यहाँ पर क्या हो गया? इन्फिनेटिव। यू विल हैव कॉज टू रिपेंट, यानी आपके पास पछताने का एक रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉज को कौन क्वालिफाई कर रहा है? रिपेंट यानी पछतावा। हियर इज अ हाउस टू लेट, और यहाँ पर एक घर है। यहाँ पर हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा घर? देने के लिए, यानी किराए पर देने के लिए, रेंट पर देने के लिए एक घर है। तो कौन सा घर हो गया? और यहाँ पर कौन सा कॉज हो गया, कौन सा कारण हो गया? पछताने वाला। तो ये दोनों वर्ड टू लेट एंड टू रिपेंट कॉज और हाउस को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए इनको एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। एंड सिक्स्थ यूज एज एन एडवर्ब, हम एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज एन एडवर्ब? जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए है, उसी तरह जो एडवर्ब है वो किसके लिए होना चाहिए? वर्ब के लिए, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब कोई भी एक्शन है, कैसे परफॉर्म हुआ, इस तरह से। द इन्फिनेटिव मॉडिफाइंग द वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। वी ईट, हम खाते हैं। किस लिए खाते हैं? यहाँ पर रीज़न आ गया, टू लिव, जीने के लिए। तो यहाँ पर ये जो टू लिव है, जो इन्फिनेटिव है लिव, वो ईट को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ईट क्या है? यहाँ पर वर्ब है। जिस तरह ये जो रिपेंट था, टू रिपेंट, ये कॉज को कर रहा था, लेकिन कॉज यहाँ पर नाउन है। टू लेट यहाँ पर हाउस को कर रहा था, हाउस एक नाउन है, बट ये जो ईट है वो वर्ब है, इसलिए ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। शी केम टू सी द पेशेंट। शी केम, आई, क्यों आई? देखने के लिए। क्यों आई? देखने के लिए। यहाँ पर केम को क्वालिफाई कर रहा है टू सी, इसलिए एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। द इन्फिनेटिव क्वालिफाइंग द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। ही इज टू इल टू डू एनी वर्क। टू इल, यहाँ पर इल जो है वो एडजेक्टिव है, यानी ये किसी को क्वालिफाई कर रहा है। इल वर्ड है वो ही को क्वालिफाई कर रहा है। कौन है बीमार? वह इतना बीमार है कि काम नहीं कर सकता। लेकिन ये जो टू डू है, यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है टू डू, वो इल को भी क्वालिफाई कर रहा है, यानी एडजेक्टिव तक को क्वालिफाई कर रहा है। अंडरस्टैंड? आई एम ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड, यहाँ पर ग्लैड क्या है? एडजेक्टिव है। कौन ग्लैड है? आई जो वर्ड है, मैं ग्लैड हूँ। ठीक है, मैं खुश हूँ मिलने के लिए। क्यों ग्लैड है? मिलने के लिए। तो यहाँ पर ग्लैड वर्ड को जो टू मीट वर्ड है वो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं इन्फिनेटिव्स। एंड सी द इन्फिनेटिव क्वालिफाइंग द एडवर्ब, इन्फिनेटिव एडवर्ब को क्वालिफाई करते हुए। आई केम हियर, देखिए केम वर्ब है और जो हेयर है वो एडवर्ब है।
क्योंकि एक्शन कहाँ परफॉर्म हुआ, यहाँ, तो इसलिए हियर एक एडवर्ब है। और टू स्टडी, यहाँ आए, क्यों आए, स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पर हेयर को क्वालिफाई कर रहा है इन्फिनिटिव, यानी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। शी वर्कड हार्ड टू सक्सीड, यहाँ पर वर्ब वर्कड है, हार्ड यानी काम कैसे किया, हार्ड किया, तो यहाँ पर हार्ड एडवर्ब है, और जो सक्सीड है वो इन्फिनिटिव है, जो हार्ड वर्ड को यानी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये कुछ यूजेस हैं, अंडरस्टैंड। और इस 7 पॉइंट है, टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए। टू टेल द ट्रूथ, आई वॉज नॉट देयर लास्ट नाइट, टू टेल द ट्रूथ यानी सच्चाई बताने के लिए। टू बी फ्रैंक विद यू यानी आपके साथ फ्रैंक होने के लिए। ये इन्फिनिटिव्स इस सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, टू टेल द ट्रूथ। टू बी फ्रैंक विद यू ये इस सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अपोजिशन टू इट, अपोजिशन टू इट का मतलब है जो इट के मीनिंग को क्लियर करने के लिए यहाँ पर लगाया जाए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एन आर्टिकल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइम द फोर्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर। यहाँ पर इट को यूज़ किया गया है इन शब्दों के लिए, तो इसे हम अपोजिशन टू इट बोल सकते हैं। पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। वुमेन वांट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, टू बी, देखा होगा आपने कई बार, टू बी बीटन बाय, टू बी कंप्लीटेड, टू बी रिटन, पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। एंड टू हैव बीन रिवार्डेड, पैसिव वॉइस में यूज़ हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ और भी इसमें यूजेस हैं, कुछ पैटर्न्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन पैटर्न्स को आप राइट डाउन कर लेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो हम ये जो रिमूव टू वाला पार्ट है, रिमूव टू और ऐड टू वाला पार्ट करते हैं, इसमें किस तरह से यूज़ किया गया है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, and I hope that I'm able to make things easy for you. And thanks for watching the video. Share this video, subscribe the channel, and share the channel to your friends. Thanks and have a wonderful day.